हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ हेमलता गौतम और आप मुझे देख रहे हैं सिटी वन मैगजीन पर। आज हमारे साथ है हिमाचल के शिमला का सबसे चर्चित चेहरा, जिसकी आवाज ने यूथ पार्लियामेंट में सोए हर इंसान को जगा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मृणाल जोशी की। Greetings to everyone. I am Renal Joshi, and the topic which I've chosen for today is Universal Basic Income is the only way to eradicate poverty. वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है जनाब, उसे मजहब कहाँ समझ में आता है। हेलो मृणाल, कैसी हैं आप? Hello, ma'am. Thank you so much for inviting me to this wonderful interview. I'm all right. How are you? आई एम गुड मृणाल। मृणाल, यूथ पार्लियामेंट में आपकी जोशीली आवाज की गूंज ने हर किसी को आपका मुरीद कर दिया। इतनी कम उम्र में यूथ पार्लियामेंट का ये सफर कैसे मुमकिन हुआ? मैम, मेरे मुताबिक अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक आपका इंटरेस्ट, आप उस चीज में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं, और दूसरा उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका हार्ड वर्क। तो अगर मैं बात करूं अपनी, तो मुझे जब मैं 12-13 साल की थी तब से लेकर ही पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है। और जब आपको किसी चीज में दिलचस्पी होती है तब आपको मेहनत करने में कोई बर्डन नहीं लगता है। तो इसीलिए जब मुझे उस चीज में कोई बर्डन नहीं लगा, जब मैंने उसके लिए पूरे इंटरेस्ट के साथ मेहनत की, तो वहां तक का सफर मेरे लिए बहुत आसानी से तय हो गया। और इनिशियली थ्रू 150 venues, nearly 2.34 lakh youth participated in this competition, जिसमें से सिर्फ 29 स्पीकर्स की सिलेक्शन होनी थी। हर स्टेट से सिर्फ एक स्पीकर सिलेक्ट होना था। एंड इफ आई टॉक अबाउट Himachal only, then there were nearly 6,052 students, जिनमें से जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती उसी को मौका मिलता हिमाचल को यूथ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने का। अनफॉर्चुनेटली आई वाज द वन हु गॉट सिलेक्टेड। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 25 की एज यहाँ पर अलाउड थी। और जब हम स्पीकर्स की इंटरेक्शन हुई तो पता लगा दैट आई वाज द यंगेस्ट स्पीकर। तो लोग एज को देखकर भी अचानक जजमेंट शुरू कर देते हैं कि शी इज द यंगेस्ट स्पीकर, क्या ये बोल पाएगी। बट बिकॉज आई हैड फेथ इन माई सेल्फ, मुझे पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने जिस चीज के लिए अपना 100% दिया है वो चीज मैं अचीव कर सकती हूँ। इसलिए मैं पीछे नहीं हटी और वहां तक पहुंचना मेरे लिए मुमकिन हो पाया। मृणाल, आपने यूथ पार्लियामेंट में पहुंचने के लिए किस-किस तरह की खास तैयारियां की? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे स्कूल स्टेज पर ही घबरा जाते हैं, तो यूथ पार्लियामेंट में स्पीच देना, ये हौसला आपके अंदर कहाँ से और कैसे आया? मैम, इट इज क्वाइट राइट दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको उस चीज में परफेक्शन अचीव होती है। When I started participating in debate declamations, जब मैं 12-13 साल की थी, तब मुझसे भी गलतियां हुई, लेकिन मैं वहां रुकी नहीं। क्योंकि अगर मैं उस समय रुक जाती तो आज मैं शायद पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाती। मैंने ठान लिया था कि मैं उन गलतियों से सीखूंगी। तो पहली बार मुझसे गलती हुई तो मैंने दूसरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हुए सोचा कि ये गलती मुझे नहीं दोहरानी है, पर वहां जाकर मुझसे एक नई गलती हुई। फिर मैंने उस गलती से सीखा, और गलतियों से सीख कर ही आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास ये एक्सपीरियंस था कि मैं हिमाचल को यूथ पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर पाई। और अगर हम स्टेज फियर की बात करें तो इनिशियली सब में ये फियर होता ही है। और इसके होने का इम्पोर्टेंट जो रीजन है, ये क्यों होता है, ये दो वजह से होता है। पहला रीजन ये कि अगर हम स्टेज पर गए और हमसे गलती हो गई, हम कुछ गलत बोल गए तो क्या होगा। और दूसरा रीजन ये कि लोग क्या बोलेंगे। पहली बात तो हमें माइंड में ये रखनी चाहिए कि गलतियां सबसे होती है और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो गलतियां करने से घबराइए मत। और दूसरी चीज, जिस समय हम स्टेज पर हैं उस समय हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो उस चीज को आप एंजॉय करिए, उस चीज से डरिए मत। और ये एक मिथ है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं या आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस देकर आते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ता। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस भी देकर आएंगे तो भी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ेगा। लोग आप में किसी ना किसी तरह की कमियां ढूंढ लेंगे। एक बार को यदि आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो लोग शायद आपको सिंपैथी दे भी दे, पर अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो आपका मोराल डाउन करने के लिए लोग जरूर बोलेंगे कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या आपकी क्या गलतियां रही। और अगर आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
मृणाल, आपके भाषण की पीएम मोदी ने भी काफ़ी तारीफ़ कर चुके हैं। तो उस मूवमेंट पे आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, जो आपके दोस्त हैं, उनका क्या रिएक्शन था? मैम फंक्शन खत्म होने के नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के श्री जयराम ठाकुर जी, एमपी ऑफ शिमला और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर, इन सबका मेरे लिए ट्वीट आया है। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मुझे खुशी बहुत हुई, लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का रिएक्शन देखा तब मेरी खुशी 4 गुना बढ़ गई। माय पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, और आज मेरे पास मौका है उनको थैंक यू बोलने का, तो मैं अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को थैंक्स करना चाहूंगी। जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट शो किया है या जो उन्होंने मेरे लिए किया है, उसका शायद 1% भी मैं उन्हें वापस नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरी वजह से उनके चेहरे पे मुस्कान आती है तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा तोहफा है। मृणाल, सुना है आप क्रिकेटर बनना चाहती थी, लेकिन फिर आपने जर्नलिज़्म में एडमिशन लिया और उसको अपना करियर चुना। ऐसा क्यों? ये बात है 8th क्लास की, जब मैंने ठाना कि मुझे क्रिकेटर बनना है। लेकिन जब मैंने घर में इस बारे में बात की तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि ये फील्ड तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड में आगे बढ़ो। लेकिन शायद उन्होंने समय मुझे जो कहा था मैं समझ नहीं पाई, पर आज मुझे वो बात समझ आती है। एज आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सो दे वर रियली कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, और मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से शायद मैं क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, और इसी वजह से उन्होंने मुझे उस समय क्रिकेटर बनने से रोका। लेकिन उस समय मेरे मन में बस यही था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो मुझे लगा कि शायद ये गलत एडवाइस है, मुझे मेरे पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत समझने के बाद जब मैंने उनके विचार समझे तब मुझे पता चला कि नहीं, वो सही कह रहे हैं, मेरे लिए पब्लिक स्पीकिंग एक बेटर ऑप्शन है। अब मुझे सोचना था कि पब्लिक स्पीकिंग और क्रिकेट दोनों को मिलाकर कौन सी फील्ड बनाई जा सकती है ताकि मैं अपना रिश्ता क्रिकेट के साथ जोड़े रख सकूं। तो काफी सोचने के बाद भी मुझे इस बारे में कोई खास ख्याल नहीं आ रहा था। फिर एक बार क्रिकेट देखते समय, एक मैच देखते समय मैंने देखा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मिस्टर हर्षा भोगले जी एक क्रिकेटर का इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट इंस्पिरेशन कि अगर क्रिकेटर नहीं तो क्रिकेट एंकर ही सही। वहां से मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में अपना करियर बनाऊंगी। शिमला का हर बच्चा पढ़ना चाहता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिस कॉलेज में मैं अभी करंटली स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि ये यहाँ के टॉप कॉलेजेस में आता है, बेस्ट कॉलेज है यहाँ का। और मैं भी वहीं पढ़ना चाहती थी। बचपन से यहाँ पे सब बच्चों के मन में होता है कि हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ना है, बट आई केम टू नो कि वहां पे जर्नलिज्म सब्जेक्ट ही नहीं है। पर हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते थे, तो सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प मांगी जाए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मैं डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जी से भी कांटेक्ट कर सकती हूँ। सो आई रोट अ लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मैंने उस लेटर में लिखा कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो सब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, तो हम ये करियर कैसे परस्यू करें। और मैंने कहा कि इसे प्लीज यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अगले 1-1.5 महीने में मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिप्लाई आया कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है, और 6 महीने के अंदर वो सब्जेक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और आज मुझे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जर्नलिज्म पढ़ते हुए 1 साल बीत गया है। मेरा 2nd ईयर है यहाँ जर्नलिज्म में, और मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, बिकॉज ही प्रूव्ड कि गवर्नमेंट इज देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि आप एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ की स्टूडेंट रह चुकी हैं, तो इसीलिए एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि कोविड आने के बाद हिमाचल जो है वो टूरिस्ट की पहली पसंद बन चुका है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत जो हिमाचल फेस कर रहा है, वो है प्लास्टिक का कचरा। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी, हिमाचल अपनी सुंदरता के लिए ही जाना जाता है। अगर एनुअली बात करूँ तो यहाँ पर 170 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट्स और लगभग 100 मिलियन के करीब फॉरेन टूरिस्ट हर साल यहाँ पर आते हैं। लेकिन वो आते तो यहाँ की सुंदरता को देखने हैं, पर ये नहीं समझते कि कूड़ा कचरा फेंक कर यहाँ की सुंदरता को खराब कर देते हैं। जहां पर हम देखते हैं, यहाँ पर जहां जंगली फूल खिले होने चाहिए थे, उनकी जगह आज प्लास्टिक की बोतलें पड़ी है। तो अगर आप टूरिस्ट से इस बारे में पूछती हैं कि आपने यहाँ पर कचरा क्यों फैलाया, तो वो प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे कि हाँ, उन्होंने डस्टबिन नहीं रखा है, उन्होंने ऑर्डर्स नहीं पास किए। लेकिन ये एज अ सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम समझें कि हमें प्रकृति को बचाना है।
अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस की बात करूं तो हिमाचल की, तो इस मामले में हमें हिमाचल को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हिमाचल ही फर्स्ट स्टेट थी 2009 में जिसने प्लास्टिक बैग्स का यूज बैन किया था। और अभी रिसेंटली 2 से 3 साल पहले की बात है, शायद 2018 की बात है, जब यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। जो एक बार यूज होने वाला प्लास्टिक है उसे भी बैन कर दिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो ठीक ऑर्डर्स यहाँ पर पास करे हैं, लेकिन अब एज ए सिटीजन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन ऑर्डर्स को फॉलो करें। प्रकृति ने हमें कोविड के दौरान एक संदेश देने की कोशिश की है जो अभी तक हम लोग नहीं समझ रहे हैं। लॉकडाउन का समय था तो मनुष्य का तो पतन हुआ, लेकिन प्रकृति का नवजन्म हुआ। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि मनुष्य ही प्रकृति के विनाश का कारण है। जो प्रकृति हमें रहने के लिए स्थान दे रही है, खाने के लिए खाना दे रही है, उसी प्रकृति के विनाश पर हम क्यों तुले हैं? हमें प्रकृति को बचाना चाहिए और एज ए सिटीजन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। मृणाल, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। यंग जनरेशन जो होती है वो हर देश का फ्यूचर होती है। ऐसे में सही समय पर अपने भविष्य, अपने करियर के बारे में डिसीजन लेना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? मैम, यूथ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डायनामिक सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सिर्फ इंडिया में नहीं, किसी और कंट्री की भी बात करें तो यूथ सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है पॉपुलेशन का, क्योंकि आज जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनका कल असर यूथ पर ही पड़ना है। तो इसलिए यूथ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी चाहिए। और करियर मेकिंग हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो हम डिसीजंस बनाते हैं उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपना करियर चुनना भी है, क्योंकि सिर्फ ऑक्यूपेशन चुनना ही करियर नहीं बोल सकते हम इसको। करियर हमारी आइडेंटिटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। हमें ऐसे पुकारा जाने लग जाता है कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। तो करियर चूज करते समय हमेशा ऐसी चीज चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और जिस करियर को अगर आप अपनी आइडेंटिटी बना लें तो उसमें आपको गर्व महसूस हो। करियर चूज करते हुए बहुत से ख्याल मन में आते हैं। 100 लोग हमें राय देके जाते हैं कि हमें इंजीनियर बनना चाहिए, यूपीएससी क्रैक करना चाहिए। वो लोग अपनी तरफ से हमें बिल्कुल सही राय देते हैं, लेकिन यदि हमारा उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम कभी उस चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इसलिए जो आपका दिल कहता है वो करिए और उसी चीज को करियर बनाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच मृणाल, अपना टाइम हमें देने के लिए और अपने जो व्यूज़ हैं वो हम सबके साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।